हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी विद गीता। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स सीरीज चल रही है जिसमें हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी का यूनिट 2 कंप्लीट कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है यूनिट 2 का बेसिक्स ऑफ रिसर्च, उसमें से हमने ये वाला सारा पोर्शन अभी तक कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में आज जाके आप ये सारे कंटेंट को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होता है? जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर वो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं की तो रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाएगा। इसलिए कुछ रिसर्च एथिक्स हमारे सामने है, जो क्या करते हैं, जो हमारी स्टडी को क्या करते हैं, हमारी स्टडी को सपोर्ट करते हैं और स्टडी साइंटिफिक मिसकंडक्ट होने से बचाते हैं। रिसर्च में एथिकल इश्यूज पे कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस इनको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले है सेफ्टी, प्राइवेसी और वेलबींग। मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक्सपेरिमेंट में या रिसर्च में, उनकी सेफ्टी, प्राइवेसी, वेलबींग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब स्टार्ट हो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब जो पार्टिसिपेंट है उसको स्टडी के बारे में, रिसर्च के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना कि ये कब से स्टार्ट हुआ, कब तक एक्सपेरिमेंट या स्टडी चलेगी, कितने दिन तक आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, स्टडी में क्या करने वाले हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन क्या की जाएगी, पार्टिसिपेंट को दी जाएगी और फिर कंसेंट लिया जाएगा कि क्या आप हमारे स्टडी में सपोर्ट करेंगे। तो अगर वो कंसेंट देते हैं तो फिर हम उनको अपनी स्टडी में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेंट कह रहा है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। अपनी इच्छा से अगर पार्टिसिपेंट आपके स्टडी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्म कंसेंट लेके स्टडी स्टार्ट की जाएगी। लास्ट का जो पॉइंट है वो है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग में क्या होता है, जब पूरी स्टडी खत्म हो गई तो लास्ट में ब्रीफ करना, उसको डीब्रीफिंग कहा जाता है। इसमें ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो आप बताना भूल गए या बता नहीं पाए या फिर जानबूझ के आपने नहीं बताई, तो उन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट में बताना पड़ेगा और बता के उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो इन्फॉर्मेशन छिपाई तो क्यों छिपाई। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रग को टेस्ट करने के लिए है ना, एक होता है प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट देखा जाता है, और एक हमारे पास यहाँ पे ड्रग है, मतलब मेडिसिन है कोई, जिसका इफेक्ट देखना है, किसके देखना है, डिजीज पे देखना है, डिजीज पे इफेक्ट देखना है। तो जब डिजीज पे इफेक्ट देखना है तो ये देखा जाएगा कि ये जो इफेक्ट है इसमें ये देखा जाएगा कि प्लेसिबो को क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर पार्टिसिपेंट को पहले ही बता दिया कि प्लेसिबो दिया जा रहा है, प्लेसिबो मतलब मीठी गोली या फिर ऐसी कोई चीज जो जस्ट मेडिसिन जैसी लगती है बट एक्चुअली उसमें वो ड्रग नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं। और एक तो ड्रग है, एक तो ओरिजिनल मेडिसिन है जिससे जो दी जा रही है। तो मान लीजिए हेडेक पे या फिर किसी कैंसर पे या फिर किसी भी डिजीज के ऊपर अगर इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उससे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने परसेंट चांस है, कितना परसेंट उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा पर्सन में। और एक दूसरा है प्लेसिबो, मतलब कोई ड्रग नहीं दी, जस्ट प्लेसिबो दिया। और ये जो मीठी गोली या मेडिसिन जैसी गोली दी, दवाई दी, मेडिसिन दी, ये देने के बाद जो सब्जेक्ट था उसको बोला गया कि आपको मेडिसिन दी गई है, बट एक्चुअल में मेडिसिन नहीं दी गई। एक ग्रुप को तो मेडिसिन दी गई है, दूसरे ग्रुप को मेडिसिन दी ही नहीं गई, बट उसको दोनों को क्या बोला है कि आपको मेडिसिन दी गई है। अब दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उनको कंपेयर किया जाएगा और रिजल्ट देखा जाएगा। तो अब प्लेसिबो के बारे में सब्जेक्ट को नहीं बताया, क्योंकि अगर पहले ही बता देते कि आपको ड्रग या मेडिसिन नहीं दी गई है तो क्या होता है, रिजल्ट्स तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाते, या फिर हमें डिफरेंस पता नहीं चलता मेडिसिन और प्लेसिबो के बीच में। तो ऐसे ही जब कुछ चीजें की जाती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन या पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद लास्ट में फिर भी एक बार सारी इंफॉर्मेशन किसको बताई जाती है, पार्टिसिपेंट को बताई जाती है कि जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो वो यहाँ पे ब्रीफ किया जाता है एंड में। डिसेप्शन, किसी तरह का कोई धोखा नहीं रखना है, किसी बात को छिपाना नहीं है पार्टिसिपेंट से। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टडी के लिए कुछ बातों को हाइड कर गए, छिपा गए, छिपाना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना जरूरी। जैसे आपको अगर याद हो मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट, मिलीग्राम का कौन सा, ओबीडियंस का, ओबीडियंस का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया था, उसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनसे इंफॉर्मेशन हाइड की गई थी कि जो करंट लग रहा है वो एक्चुअल पर्सन को नहीं लग रहा है, बल्कि वो कन्फेडरेट है, मतलब उसको करंट नहीं लग रहा है, वो जस्ट एक्ट कर रहा है, ये नहीं बताया गया था। तो इस तरह से डिसेप्शन नहीं करना है, धोखा नहीं देना, चीजों को, इन्फॉर्मेशन को छिपाना नहीं है। नेक्स्ट है कौन से
रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक रिसर्चर को ध्यान में रखना जरूरत है। फर्स्ट है एनिमल केयर। एनिमल केयर, हम सभी जानते हैं कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं जो गोरिल्ला पे, रैट्स पे और कैट्स पे, साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट, पहली बात तो तब भी एनिमल्स का यूज किया जाए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, अदरवाइज एनिमल्स का यूज ही नहीं किया जाए, ना लिया जाए एनिमल्स को। और ले रहे हैं तो उनको ट्रीट रिसर्च एनिमल विद रिस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए। एंड लास्ट, डिजाइन एक्सपेरिमेंट केयरफुली टू मिनिमाइज एनी हार्म। अपने एक्सपेरिमेंट को कुछ ऐसे डिजाइन करें जिससे कि जो एनिमल है उसको कम से कम नुकसान हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट है, जो सब्जेक्ट है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। मान लीजिए आप कोई स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है उनके आईक्यू पता चले कि किसी का आईक्यू कितना है, किसी का आईक्यू है 80 से 100 है, किसी का है 100 टू 120 है, ऐसे अलग अलग आईक्यू है, किसी का और भी कम है 60 टू 70 है। तो ऐसे अब ये जो आपको आईक्यू पता चला है, तो ये आप सबको बता नहीं सकते कि ए पर्सन का आईक्यू इतना है, बी पर्सन का आईक्यू कितना है। इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। और अगर आप रिजल्ट डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो भी आइडेंटिटी वहां पे डिस्क्लोज नहीं करनी, ये नहीं बताना कि किस पर्सन का डिटेल्स है। आपका डेटा एनालिसिस में आपकी क्या रिजल्ट्स निकल रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो जरूर वहां पे शेयर किया जा सकता है। और जितने भी पर्सनल फाइल्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, सारी चीजें क्या करनी है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। किसके नाम से, पार्टिसिपेंट के नाम से डिस्क्लोज नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो भी पब्लिकेशन किए जाए वो इसलिए नहीं किए जाए कि हमारी प्रोफाइल या फिर जो रिज्यूमे है वो अच्छा दिखे कि इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, बल्कि इसलिए किए जाए कि वो एक्चुअली में कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो सोसाइटी को। और क्या है, मल्टीपल टाइम्स, क्या, अवॉइड पब्लिशिंग द एग्जैक्ट सेम स्टडी मल्टीपल टाइम्स जस्ट टू इंक्रीज योर पब्लिकेशन काउंट। सेम खुद का ही जो रिसर्च है उसको डुप्लीकेट टाइम, मतलब डुप्लीकेट करके उसको 2-3 बार उसको अलग अलग जगह पर पब्लिश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो खुद का ही रिसर्च हो। एक बार पब्लिश हो गया बस, अब आपको अगर फिर से पब्लिकेशन करना है तो नया स्टडी और नई रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च मिसकंडक्ट कौन से हो सकते हैं, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लैगरिज्म। फैब्रिकेशन क्या होता है, फेक डेटा बनाना, कि रिसर्च नहीं की, कोई डेटा कलेक्शन नहीं किया, डेटा कलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, डेटा एनालिसिस यहाँ पे नहीं हुआ, और अपनी मर्जी से एक फेक डेटा बना दिया। और ये जो फेक डेटा बना दिया, बस इसी का एनालिसिस करके और क्या किया, और रिसर्च पब्लिश कर दी, तो ऐसा नहीं करना है। फॉल्सिफिकेशन, डेटा को चेंज कर देना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, क्यों, क्योंकि जो हमने स्टडी की, उस जो हमने रिसर्च की, जो जिसमें हमने डेटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, हमारे रिजल्ट्स क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब रिसर्चर सोचेगा कि मैंने इतना टाइम लगाया, इतना मेहनत की और रिजल्ट सिग्निफिकेंट ही नहीं आया, तो क्या कर रहे हैं, डेटा को चेंज कर दे रहे हैं और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स निकाल के ले आए। ऐसा नहीं करना है, जो डेटा, जो रिजल्ट्स आए हैं एग्जैक्टली जैसे वही पब्लिश करना है, वही बताना है, उसको मॉडिफाई नहीं करना है। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब है कि किसी दूसरे के काम को, दूसरे के पब्लिकेशंस को, दूसरे के वर्क को, चाहे वो पब्लिश्ड डेटा हो या अनपब्लिश्ड डेटा हो, उसको खुद के नाम से पब्लिश नहीं करना है। खुद का भी डेटा अगर है तो उसको भी डबल टाइम, 2 बार में उसको अगर आप यूज करेंगे नेक्स्ट रिसर्च में, तो सभी को, दूसरे के डेटा को, खुद के डेटा को क्या करना है, जो भी पब्लिकेशन है उनको रेफरेंस देना है, उनको कोट करना है। विदाउट कोट किए, विदाउट रेफरेंस के अगर आप करेंगे तो प्लेगरिज्म के अंदर आ जाएगा। राइट टू विदड्रॉ, राइट टू विदड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कंसेंट ली जाती है, किसी भी रिसर्चर्स, जो रिसर्चर होता है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेता है पार्टिसिपेंट से कि आप ये स्टडी करेंगे या नहीं करेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट मिलने के बाद सपोज कीजिए कि पार्टिसिपेंट को बीच में स्टडी छोड़ना है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्टडी करे, तो ऐसे टाइम पे रिसर्चर फोर्स नहीं कर सकता, ना ही कोई पेनल्टी लगा सकता है, बल्कि अगर पार्टिसिपेंट जाना चाहता है स्टडी को बीच में छोड़ के, तो उसको जाने दिया जाएगा, चाहे वो रीजन दे या ना दे। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट है उसको अपने डेटा को विड्रॉ करने का भी हक है, कि वो डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल सकते हैं कि मैंने जो डेटा मुझसे आपको मिला उस डेटा को आप खत्म कर दीजिए या उसको पब्लिश नहीं कीजिए, तो वो भी करने का जो हक है वो किसको है, पार्टिसिपेंट को है।
This is the experiment which is conducted by Harry Harlow in 1956 or 60s. It is very controversial experiment in the history of the psychology. Moral values, moral values और ethics क्यों इम्पोर्टेंट है वो अब हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे ओबीडियंस का जो एक्सपेरिमेंट मिलीग्राम ने किया था, और जिम्बार्डो का प्रिजनर्स एक्सपेरिमेंट भी। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो क्या है, कंट्रोवर्शियल है साइकोलॉजी में। और जैसे लिटिल एल्बर्ट भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और जो एथिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये बेबी एलिफेंट है, और इस बेबी एलिफेंट को अपनी मदर से जस्ट आफ्टर बर्थ अलग कर दिया गया, और दो मदर्स के पास रखा गया। एक जो मदर थी वो थी क्लॉथ मदर थी, और एक क्या थी, वायर्ड मदर थी। क्लॉथ मदर के पास में फूड या मिल्क नहीं था, जबकि जो वायर्ड मदर थी उनके पास में क्या था, मिल्क था। तो देखा गया कि बच्चा ज्यादातर टाइम क्या करता था, क्लॉथ मदर के पास स्पेंड करता था ज्यादातर वक्त, और जब कभी थोड़े टाइम के लिए जाके दूध पीता था, मिल्क मदर के पास, वायर्ड मदर के पास जाता था, बट मैक्सिमम टाइम्स वो अपनी सॉफ्ट मदर या क्लॉथ मदर थी उसके पास चिपका रहता था। और ये देखिए आप, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। व्हेन थ्रेटन्ड, जब भी बच्चे को किसी लाउड नॉइज के साथ या लाउड या एक थ्रेटन्ड टॉयज के साथ में उसको जब इंटरेक्ट करवाया जाता था, तो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता था, और डरने के बाद वो क्या करता था, अपनी जो सॉफ्ट मदर है, क्लॉथ मदर है, उसी के पास चिपके रहता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, और ऐसा सिर्फ एक बेबी इन्फेंट के साथ नहीं किया गया, बल्कि मल्टीपल इन्फेंट्स के साथ ऐसा किया गया था। और बाद में रिजल्ट्स में देखा गया कि कॉन्टेक्ट कंफर्ट बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है, अटैचमेंट ज्यादा जरूरी है, दूध से या मिल्क से या फूड से भी ज्यादा। और बाद में इन बच्चों को फिर से छोड़ दिया गया, कहाँ, सोशल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया, अपने पियर्स के पास छोड़ दिया गया। और फिर इनका बिहेवियर में जो चेंजेस देखे गए वो बहुत खतरनाक थे, कि बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसरप्टिव बिहेवियर शोज किए, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन शो हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। एक बेबी जो छोटा बच्चा है, अभी जस्ट बर्थ हुआ है, उसको अपनी मदर से दूर कर देना और उसके साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना, क्या ये एथिकल होगा? ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। छोटे बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटिक, और बाद में इसका लाइफ टाइम के लिए बिहेवियर ऐसे बच्चों का खराब हो गया, वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक रिसर्चर को ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी की पूरी लाइफ खराब नहीं कर सकते। तो यही हमारे जो मॉरल वैल्यूज और एथिक्स है, जिनको फॉलो करना जरूरी है। गाइडलाइंस इसीलिए बनाई गई जिससे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में दोबारा ना किए जाएं, और चाहे वो एनिमल है या पर्सन है, उनके मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखा जाए। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going. Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.